नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जोड़ रहा हूं मुंबई से। आज हमारे पास एक खास मेहमान हैं। आप हैं श्री हर्ष उपाध्याय साहब, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष साहब, आपका स्वागत है फायदेमंद फंड्स में। गुड इवनिंग। चलिए, कुछ चीज़ आपको बताते हैं उपाध्याय साहब के बारे में। पिछले लगभग 25 साल से आप हमारे बाज़ार में कार्यरत हैं। करीब 10-12 साल आप एनालिस्ट थे प्रभुदास लीलाधर के साथ, एसजी एशिया इक्विटीज़ के साथ। लेकिन पिछले लगभग 8 साल से आप कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत सारे फंड्स आप मैनेज करते हैं। उससे पहले आपने ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया है। उपाध्याय साहब, स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करते हैं सबसे अहम मुद्दा पर जो हमारे बाजार पर हावी है, यूएस इलेक्शंस। अगले हफ्ते आपको यूएस बाजार में वोटिंग होती हुई दिखेगी प्रेसिडेंट के लिए। फिलहाल बाइडेन साहब जो हैं वो आगे चल रहे हैं ट्रंप साहब से। बताइए, किस हिसाब से आप देख रहे हैं इस मेजर इवेंट को और कहां आप पोजीशनड हैं, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड पर इस मेजर इवेंट के लिए अपने पूरे एएमसी में? देखिए शैलेंद्र जी, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम मीडियम और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखते हैं, बिजनेस फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं जी। और अगर आप इतिहास को देखेंगे, कभी भी ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं या इलेक्शन आउटकम जो होता है उससे बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर प्रभाव नहीं होता है। उस हफ्ते में, उस महीने में हम देख सकते हैं वोलेटिलिटी बढ़ सकता है। वो भी जैसे मार्केट पोजीशन हुआ है उस हिसाब से, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर उसके डिपेंड होते हुए मार्केट में वोलेटिलिटी दिख सकता है। लेकिन अगर आप देखिए, पिछला यूएस इलेक्शन ले लीजिए जो 2016 में हुआ था और उसी दिन हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट भी हुआ था, अगर आपको याद रहेगा। उस टाइम में करीब करीब 1-2 हफ्ते के लिए मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गया, वोलेटाइल था। लेकिन उसके बावजूद आगे में 4 साल में मार्केट में रीजनेबल रिटर्न्स भी आए हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टर लंबे अवधि के लिए जो निवेश करते हैं उनके लिए कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका पोजीशन स्पेकुलेटिव पोजीशन है, अगर आप मार्केट में 1-2 हफ्ते के लिए आए हैं तो इस इवेंट से ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, तो 1-2 हफ्ते के लिए तो कोई भी फंड में निवेश नहीं करता, लंबी अवधि के लिए लोग पैसा लगाते हैं। उपाध्याय साहब, चर्चा करते हैं सबसे बड़े मल्टी कैप फंड के हमारे देश के, जो कि आप मैनेज कर रहे हैं अगस्त 2012 से। नाम है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। लगभग पिछले 10 साल में इस फंड ने हर साल 10.6% CAGR रिटर्न दिया है और इस 30 फंड की कैटेगरी में आप तीसरे पायदान पे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप ओवरवेट हैं फाइनेंशियल सेक्टर में अपने इंडेक्स के मुकाबले। बहुत ही शानदार यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। लेकिन मैं एक बात नोटिस कर रहा था हर्ष जी, आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ बहुत ही गहरा रुझान दिखाया है। पोर्टफोलियो आपको ग्राफिक्स पर चलता हुआ दिखेगा ही। ये बताइए, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पसंद नहीं आया? एसबीआई में बहुत ही छोटा सा निवेश है। ऐसी क्या नाराजगी पब्लिक सेक्टर बैंक से जो एक भी आपने सेक्टर में से कुछ चूज नहीं किया एसबीआई के अलावा? जी, हमारा तो कोई किसी के ऊपर नाराजगी नहीं है। हमें तो एंड ऑफ द डे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पैसा बनाना है और लीगल वे में पैसा बनाना है। अब हमारा जो पोजीशनिंग है उसमें टिल्ट जैसे आपने बताया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ज़्यादा है और उसके कारण ये है कि कैपिटल एडिक्वेसी जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत बेटर है एज कंपेयर टू स्टेट ओन्ड बैंक्स। जैसे एसेट क्वालिटी का इश्यू आया था पहले और अभी भी कोविड इम्पैक्ट के चलते हुए फिर एक बार एक कंसर्न्स आए हैं। उसमें भी हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये जो विषय है एसेट क्वालिटी का वो ज़्यादा अच्छे तरह से मैनेज हो जाएगा। और हमें ये भी लगता है कि जो ग्रोथ रिवाइवल होगा, जैसे भी आप देखेंगे
नेक्स्ट सब्सिक्वेंट 3 और 6 मंथ्स में जो हो सकता है, उसके बाद जो ग्रोथ आएगा उसमें हमें लगता है कि कैपिटल जिसके पास एडिक्वेट है और जिसका पुराना एसेट क्वालिटी इश्यूज नहीं है, कंसर्न्स नहीं है, वही सारे बैंक्स ग्रो कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि अगर आपका ऑलरेडी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम चल रहा है, आप ऑलरेडी कुछ लोन्स के ऊपर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो अनलाइकली है कि आप आगे जाके और लोन दे सकते हैं या बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो अच्छे पोजीशन में है और इंक्रीमेंटली मार्केट शेयर जो गेन हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में ही हो सकता है। तो इसलिए हमारा पोजीशनिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ टिल्टेड है। इसके अलावा हमारा पोजीशंस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में भी है और वहाँ पे जो मार्केट लीडर्स हैं उनमें भी हमारा निवेश है और हमें लगता है कि ये दोनों सेक्टर्स जो है हमारे इकोनॉमी में बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर्स बोल सकते हैं। एक लंबा ग्रोथ रोड मैप दिखता है, तो उस हिसाब से हमने वहाँ पे भी निवेश किया। चलिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 4% पोर्टफोलियो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड का 3 इंश्योरेंस प्लेज में है। वो हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। चर्चा करते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर की। उपाध्याय साहब, आपके पहले 5 होल्डिंग्स में से 2 टेक होल्डिंग्स हैं, इन्फोसिस और टीसीएस। कुल मिला के लगभग 11% एयूएम आपका इन 2 स्टॉक्स में निवेशित है। सेक्टर की ही बात करते हैं। एक हमने शानदार रैली आते हुए देखी है पिछले 5-6 महीने से मिड कैप आईटी स्टॉक्स में। सारे नाम चर्चित हैं, आप उनसे सब परिचित भी हैं। ऐसा क्यों है कि आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप आईटी का एक भी स्टॉक नहीं है? आपने अपना पूरा दमखम सिर्फ 2 फ्रंटलाइन काउंटर्स पे लगाया है, वो है इन्फोसिस और टीसीएस। देखिए, इस सेक्टर में बहुत जैसे आपने बताया, स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग रहा है। लार्ज कैप हो जो अपने फंड्स में 1-2 स्टॉक है या मिड कैप हो, दोनों में बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्मेंस आया है। लेकिन हमें लगता है कि अगर आप इसको एक स्ट्रैटेजिकली देखेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे, जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है पूरा आईटी सेक्टर में और ग्लोबली जो आईटी यूज़ कर रहे हैं उस कॉर्पोरेट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, वेंडर्स को कम कर रहे हैं। यानी कि अगर पहले 40-50 आईटी कंपनी के साथ अगर एक ग्लोबल मेजर काम कर रहा था, तो अभी जाके वो नंबर काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि हर एक को अपना कॉस्ट कम करना है, हर एक को कंसोलिडेट करना है। तो उसमें हमें लगता है कि इंडियन मिड कैप कंपनीज इन आईटी क्षेत्र में जो है उनके ऊपर प्रभाव हो सकता है। लेकिन आज के वैल्यूएशन उस सेक्टर में उस क्षेत्र में लार्ज कैप से भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि इस वैल्यूएशंस में थोड़ा बहुत रिस्क है मिड कैप आईटी स्टॉक्स में रहने के लिए। तो उस हिसाब से हमने कोई निवेश वहाँ पे नहीं किया है। लेकिन सेक्टर के ऊपर हमारा बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है, इसीलिए हम वो लार्ज कैप के थ्रू प्ले कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं उस सेक्टर के बारे में। अगर आप अपनी होल्डिंग्स देखें, टीसीएस और इन्फोसिस, पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा उस 2 स्टॉक्स में आपने फिलहाल निवेश कर रखा है। चलिए, इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। उपाध्याय साहब, बहुत शानदार हम लोगों ने रैली देखी फार्मा स्पेस में। कोविड के चलते चलते कई स्टॉक्स लार्ज कैप स्पेस में डबल होते हुए दिखे। मंझले छोटे स्टॉक्स फार्मास्यूटिकल स्पेस में उन्होंने मल्टी कैप रिटर्न्स दिए हैं। ये बताइए, यहाँ पर भी आपका रुझान सीमित है 2 स्टॉक्स पर, और पहला कैडिला एक्चुअली 20वें नंबर पर है और ल्यूपिन उससे नीचे। कुछ ऐसी चीज़ जो हम लोग मिस कर गए हों फार्मा स्पेस में, जो आपको दिखती हो और उस वजह से आप इस सेक्टर से परे हैं? देखिए, फार्मा में हमारा अंडरवेट पोजीशन ही है मोस्टली। बाकी कोटक म्यूचुअल फंड के अगर पोर्टफोलियोज को भी देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस ही हैं और इस फंड में भी हमने वही कंटिन्यू किया है। स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आया है लास्ट 6 महीने के हिसाब से। लेकिन हमें लगता है कि वैल्यूएशंस आज के दिन में एक्सपेंसिव है और अगर आप आज के पोर्टफोलियो देखेंगे
तो हमें तो यही देखना है कि आगे के 6 महीने और आगे के 1 साल, आगे के 3 साल में कौन से स्टॉक में आज के दिन के रिस्क के हिसाब से ज़्यादा पैसा बन सकता है। तो हमें लगता है कि कुछ जो साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, जो डोमेस्टिक साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, उसमें जैसे जैसे कोविड का केसेस कम होंगे, जैसे जैसे रिकवरी का साइंस इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस आने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए हैं लास्ट 3-6 महीने में, जैसे मार्केट नीचे आया था। तो उस हिसाब से हमारा ज़्यादा टिल्ट आज के दिन में पोर्टफोलियो में साइक्लिकल पॉकेट्स पे है, जिसमें आपने एक बताया फाइनेंशियल्स, सिमिलरली इंडस्ट्रियल, सीमेंट, यही सब सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी से बहुत क्लोजली जुड़े रहते हैं, और जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवर होगा वहाँ पे ज़्यादा अपटर्न हमको दिखने का संभावना है। जी, उपाध्याय साहब, आपने इकोनॉमी से क्लोजनेस की बात जताई और उन सेक्टर्स में आप निवेशित हैं जहां पर बहुत अच्छा आपको रुझान आता हुआ दिखता है सेल्स और ख़ासकर बॉटम लाइन में। सीमेंट की चर्चा करते हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादातर लार्ज कैप स्पेस में ही है। श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, रैमको सीमेंट्स आप में निवेशित हैं। जिस हिसाब से फंड का स्ट्रक्चर है, आप ज़्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स पर ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि मल्टी कैप आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी लगी हुई है, तो कुछ मिड कैप सीमेंट होना चाहिए था, या आप ये मान के चलते हैं कि सेफ्टी इज पैरामाउंट? इसमें करीब करीब 75% लार्ज कैप में निवेश हुआ है, बाकी मिड और स्मॉल कैप में निवेश हुआ है। और अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तो भी 65 से 75% लार्ज कैप में ये फंड के थ्रू निवेश हुआ है। तो ब्रॉडली हम वो जो 65 to 75 का रेंज में हम लार्ज कैप लेते हैं। जैसे आपने सीमेंट सेक्टर का बात किया, उसमें रैमको तो क्लियरली मिड कैप है, तो दोनों लार्ज कैप और मिड कैप में हमारा इन्वेस्टमेंट्स है सीमेंट में। हम क्या देख रहे हैं अभी निवेश करने के टाइम, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये लार्ज कैप है कि या मिड कैप है, लेकिन हमें सीमेंट सेक्टर में आगे के 3-5 साल में बहुत बड़ा बुल रन दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 5 या 7 साल देखेंगे, हर साल जो कैपेसिटी आ रहा था इंक्रीमेंटली सीमेंट इंडस्ट्री में भारत में, जो डिमांड था वो जो कैपेसिटी आ रहा था उससे कम था। तो यानी कि हर साल कैपेसिटी एक्सेस होते गया। अगर आप आज के दिन में देखते हैं और आगे के 5 साल देखते हैं, जो डिमांड है वो जो कैपेसिटी आ सकता है उससे ज़्यादा है, क्योंकि जो पाइपलाइन में कैपेसिटी है वो सब हमें पता है। तो इसमें क्या होगा, आगे 3-5 साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडस्ट्री का वो ऊपर जाते रहेगा। आज के दिन में 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, और हमने पहले देखा हुआ है कि जब भी ये 80-85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है, तब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि जो सीमेंट का जो फ़ायदा होता है कंपनीज को प्राइसिंग का, वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा चीज़ जो याद रखने वाला है कि पुराने साइकिल में, मतलब अगर आप 10 साल पहले जाएंगे, जो 4 बड़े प्लेयर्स थे सीमेंट क्षेत्र में, उनका कैपेसिटी करीब करीब 30% था टोटल में। आज के दिन में ये करीब करीब 60% हो गया। तो यानी कि इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे तरह से कंसोलिडेट हो गया है इन फेवर ऑफ सम ऑफ द लार्ज प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये सब देखते हुए जैसे ही हम कोविड का एडवर्स इम्पैक्ट से बाहर आएंगे, और एज इट इज़ सीमेंट सेक्टर पे इतना बहुत एडवर्स इम्पैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, वहाँ पे कोई कोविड का इतना ज़्यादा दुष्परिणाम नहीं हुआ था। तो हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट में, वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर वो होगा तो नेक्स्ट साइकिल में ये दूसरा फायदा ये है कि इंडस्ट्री भी कंसोलिडेट हो गई है, और जो प्राइसिंग पावर जो कहते हैं हम कंपनीज के लिए, वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसलिए नेक्स्ट साइकिल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रीवियस साइकिल से बेहतर होना चाहिए। यही अनुमान लगाते हुए हमारा जो ओवरवेट पोजीशन है सीमेंट में, उसको हमने लिया है।
जी, बखूबी आपने समझाया हर्ष जी कि आप ओवरवेट क्यों हैं सीमेंट में, सेक्टर में कंसोलिडेशन है और जो डिमांड है वो इनपुट कैपेसिटी से आपको बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। आपके पिछले 25 साल से बहुत ज़बरदस्त पैंठ है ऑटो सेक्टर पर, जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त कई जगह आपने उस सेक्टर को एनालाइज किया है। लेकिन अगर आप फंड पोर्टफोलियोज देखें तो एक ख़ास कमी मुझे ऑटो सेक्टर में दिखती है। सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हीरो मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा आपके पोर्टफोलियो में है। कोई ख़ास ऐसी नाराज़गी ऑटो सेक्टर से भी आपके पास जो आप उसमें निवेश नहीं करना चाहते? ये मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त अंडर ओनरशिप है इंडिया में, खासकर 4 व्हीलर्स की और 2 व्हीलर्स की, कि ये बहुत ही लंबी अवधि के प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के। तो इसमें आपको ऐसा क्या दिखता है कि आपने निवेश ज़्यादा नहीं किया? ओपिनियन है इस सेक्टर पे वो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में है। और इसका कारण यही है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, ग्रामीण क्षेत्र में कोविड का नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था और वहाँ पे बिजनेस एज यूजुअल जो कहते हैं हम अंग्रेजी में, उस हिसाब से ही चला है पूरा। और 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स का डिपेंडेंसी ग्रामीण क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा होता है अगर आप ऑटो सेक्टर को देखते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा और रिस्क वाइज कम रहेगा। जैसे हम पैसेंजर कार की बात करें, वहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है, लेकिन देखने की बात यह है कि कितना पेंटअप डिमांड है, क्योंकि अप्रैल मई में कुछ खास इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हुआ था। और उससे पहले भी अगर आप जनवरी टू मार्च 2020 देखते हैं, वहाँ पे BS4 से BS6 में जो इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ था, उस टाइम पे भी वॉल्यूम ग्रोथ का काफ़ी कम था। तो मेरे हिसाब से पहले साल का पहले 4-5 महीने का काफ़ी पेंटअप डिमांड जो बोलते हैं, वो शायद जून जुलाई अगस्त पीरियड में आया है। तो हमें लगता है कि जब तक कोविड से पूरा हम उबर कर नहीं आते हैं, जो हाई टिकट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड जो है, जिसमें हम कार का जो भी वॉल्यूम है उसको भी हम गिन सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत नर्वसनेस रहेगा। जो भी कंज्यूमर है वो शायद जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो एसेंशियल अप्लायंसेस है, उसको पहले खरीदेंगे। जहाँ पे कन्वीनियंस आता है वहाँ पे पहले खरीदेंगे। लेकिन जो हाई टिकट खरीद है, जैसे ऑटो स्पेशली पैसेंजर कार्स, वहाँ पे हमें लगता है कि ये वॉल्यूम ग्रोथ जो देखा है वो शायद ही सस्टेन हो। इसलिए हम उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अभी दशहरा दिवाली का जो डिमांड में अगर हमें लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है और आगे भी चल के ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो शायद हम वो सेक्टर को हम फिर से एवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में हमें लगता है कि 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स में सेल्स स्लो होने का बहुत कम चांसेस है, तो वहाँ पे हमारा ज़्यादा पोजीशन है। जैसे कि कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वहाँ पे फिर वही एक सेक्टर है जो इकोनॉमी से बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी में कमर्शियल व्हीकल्स का यूज़ होता है, बसेस और कमर्शियल व्हीकल्स। बस सेगमेंट और कमर्शियल व्हीकल्स दोनों में अभी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है कोविड के हिसाब से। ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं हो रहा है, स्कूल बसेस नहीं चल रहे हैं, जो बसेस फॉर एग्जांपल IT एम्प्लॉयज़ को जो ऑफिस लेके जाते हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो जो नया डिमांड आ सकता है ट्रक्स बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जी शैलेंद्र जी, हर्ष साहब, समय थोड़ा कम है। मैं ज़रा आपसे 2 सेक्टर्स के बारे में और राय लेना चाह रहा था। PSU स्पेस बहुत ही बीटन डाउन है, बहुत ही डीप वैल्यू में फ़िलहाल ट्रेड कर रही है और एक से एक सरकारी कंपनी आपको बाय बैक अनाउंस करती हुई दिखेगी। क्या वहाँ पर आपको डीप वैल्यू दिखती है? क्या आप वहाँ पर आगे आने वाले SIP से पैसा लगाएंगे या उस सेक्टर से आप परे रहेंगे, चाहे ब्रांड कैसी भी हो? सुरेंद्र जी, हम लोग आगे क्या कर सकते हैं उसको बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन PSU स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में हैं जहाँ पे हमारा पोजीशन है और जहाँ जहाँ पे हमें बिजनेस ग्रोथ दिखाई देता है और वैल्यूएशन तो जैसे आपने बताया सस्ता ही है, तो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर उसी में
अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है फॉर एग्जांपल और बायबैक आ जाता है तो ऑब्वियसली वो एक तरफ से एडिशनल ट्रिगर रहेगा। लेकिन हमारा पूरा फोकस ये है कि जो भी हम स्टॉक लेते हैं वहाँ पे वैल्यूएशन के अलावा हमें ग्रोथ भी दिखना चाहिए। दोनों में अगर कंफर्ट है तभी हम डालते हैं। ये हमारा फिलॉसफी रहा है। जी उपाध्याय साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, समय समाप्त होता हुआ जा रहा है। गोल्ड पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। एक इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर का कितना हिस्सा गोल्ड में होना चाहिए पोर्टफोलियो में? देखिए, ये हिस्सा तो हर एक इन्वेस्टर के लिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ बैठ के डिसाइड करना रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अगर लगभग 10% गोल्ड में निवेश करते हैं कोई इंडिविजुअल, वो ठीक रहेगा। क्योंकि जैसे आपने देखा हुआ है ये नॉन कोरिलेटेड एसेट है, यानी कि जब पूरे मार्केट में मंदी रहता है, इक्विटी ले लीजिए या फिक्स्ड इनकम ले लीजिए या रियल एस्टेट ले लीजिए, ये गोल्ड में शायद इतना मंदी नहीं दिखता है। उसी टाइम पे वहाँ पे वो स्ट्रेंथ आता है, क्योंकि जब भी सब लोगों का आशंका रहता है इकोनॉमी का प्रोग्रेस पे, तो उस टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा निवेश होता है। तो उस हिसाब से एक अच्छा एसेट क्लास है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं, अगर आप थाली में खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे नमकीन भी होना चाहिए, स्वीट भी होना चाहिए, बाकी सब सीरियल्स भी होना चाहिए, स्टेपल्स भी होना चाहिए। तो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। उस हिसाब से हम 100% एक ही एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ, वो गोल्ड लास्ट 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लगभग 10% एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में ठीक लगता है। जी उपाध्याय साहब, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। एक से एक सेक्टर के बारे में नई नई चीज़ें पता चली, खासकर सीमेंट सेक्टर के बारे में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले हफ्तों में, महीनों में आप दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे और एक से एक बेहतरीन राय देंगे फंड्स पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे ओमकेश्वर सिंह साहब, rankmf.com के CEO हैं, और वो आपकी फंड क्वेरीज सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग आपकी जो क्वेरीज हैं फंड्स के रिलेटेड, उनको सॉल्व करेंगे। हमारे साथ ओमकेश्वर सिंह साहब जुड़ी चुके हैं, और हमारे पहले कॉलर हैं रवि गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ और फायदेमंद फंड्स पर। पूछिए अपना प्रश्न। मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं गुप्ता साहब की लाइन के साथ। उनका प्रश्न हमारे साथ है। ओमकेश्वर जी, रवि ने इन्वेस्ट किया है निपुण इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड में, मंथली डिविडेंड प्लान में, और लगभग 25% उनकी जो असल है वो कम हो चुका है। वो जानना चाहते हैं कि वो इस फंड में निवेशित रहें, बाहर निकलें, और अगर वो पैसा उनके पास आता है तो किस फंड में उनको निवेश करना चाहिए। जी शैलेंद्र जी, तो इस फंड से उनको निकल जाना चाहिए। और ये जो कैटेगरी है वो एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी में जो बेस्ट फंड है वो कैनरा रोबेको का इक्विटी हाइब्रिड फंड है, तो उसमें वो स्विच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डिविडेंड पे आउट की जगह वो ग्रोथ ऑप्शन में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन अगर ओमकेश्वर सिंह साहब उनको महीने का पैसा चाहिए हो, सिस्टमैटिकली विड्रॉल करना हो, तो कोई ऐसा आप बता पाएंगे ऑप्शन जहां पर वो पैसा लगा सकते हैं? जी, तो अगर उनको पैसा हर महीने चाहिए, उस हिसाब से अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट कैटेगरी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें फिर वो एग्जिट लोड का चांस नहीं रहेगा। तो वहाँ पर वो लगा करके फिर SWP कर सकते हैं। तो उसके लिए SBI गिल्ड फंड या फिर HDFC बैंकिंग एंड PSU फंड में वो पैसा लगा सकते हैं, और जितना पैसा उनको चाहिए उतना वो SWP कर सकते हैं वहाँ से।
चलिए, तो ये राय आपको गुप्ता साहब आती हुई मिल रही है। सबसे पहले तो इस फंड में से बाहर निकलिए, और अगर इसी सेक्टर में आप निवेशित रहना चाहते हैं तो आपको बेहतर फंड मिलेगा, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, लेकिन उसमें आप रेगुलर ऑप्शन लीजिए। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो 2 फंड्स के नाम ओमकेश्वर सिंह साहब ने आपको सजेस्ट करे हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है फायदेमंद फंड्स का, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। आप जुड़े रहिए, एक से एक बेहतरीन स्टॉक टिप्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।